बाजार की सस्ती चाउमीन खाने वाली देवरानी। दिल्ली शहर में शाम का वक्त था। मोहल्ले के नुक्कड़ से ही बाजार शुरू हो जाता था। शाम होते ही वहाँ चहल पहल बढ़ जाती थी। हर तरफ से ठेले वालों की आवाजें आनी शुरू हो जाती थी। गर्मा गर्म समोसे ले लो, चाट पकौड़ी खा लो, चाट पकौड़ी, आओ आओ चटपटी चाउमीन खा लो। सौम्या, फ्रिज से धनिया तो पकड़ाना। अरे जल्दी ला, सब्जी में डाल दूं। सब्जी बना रही अंजलि ने 2 बार अपनी देवरानी सौम्या को आवाज दी, लेकिन उसने नहीं सुना। तभी उसकी सास किचन में आई। अरे क्या हुआ बहू, जिसे आवाज दे रही है वो तो यहाँ है ही नहीं। फिर अंजलि ने पीछे मुड़कर देखा तो सौम्या किचन में नहीं थी। हैं, ये देवरानी जी कहाँ चली गई? अभी तक तो यही थी। तभी सास कमला देवी गुस्से में बोली, जा जरा जाकर देख तो तेरी देवरानी कहाँ है, फिर से गायब है। माँ जी, आपको तो पता है सौम्या कहाँ होगी, वहीं चाउमीन के ठेले पर। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस चाउमीन खोर बहू का। अरे ये भी कोई बात हुई, घर में इतना अच्छा खाना बनता है फिर भी उसे वही गंदे ठेले की चाउमीन खानी है। जाओ और कान से पकड़ कर लेकर आओ उसे। फिर अंजलि बाहर गई तो सौम्या नुक्कड़ पर चाउमीन वाले के ठेले पर खड़ी थी। भैया जरा ज्यादा सॉस डालना, और हाँ तीखा भी ज्यादा बनाना। हाँ भाभी, आप तो रोज यही बोलती हैं, हमको अच्छे से पता है तुम्हें कैसी चाउमीन चाहिए। आप तो हमारी रोज की ग्राहक हैं। हाँ भैया, क्योंकि आपके यहाँ की चाउमीन ना सबसे बेस्ट चाउमीन है। तभी वहाँ से गुजरती एक पड़ोसन ने ताना मारते हुए कहा, क्या सौम्या तू भी ना इतनी सस्ती चाउमीन खाती है? अरे कभी तो घर की इज्जत का भी ख्याल रख लिया कर। अब इज्जत पेट से बड़ी नहीं होती रीना दीदी। मैं तो कहती हूँ आप भी एक बार ट्राई करो, बाय गॉड मजा आ जाएगा। सौम्या सपासप चाउमीन खाने लगी। ये देख अंजलि अंदर आ गई। आपने ठीक ही कहा था माँ जी, ये सौम्या ना हमारी नाक कटवा कर मानेगी। वहाँ ठेले पर मजे से गपागप चाउमीन खा रही है। जानती थी मैं वो वहीं होगी। फिर कुछ देर बाद सौम्या जैसे ही घर पहुंची, कमला देवी ने उसे घूरते हुए कहा, कहाँ से आ रही है सवारी? माँ जी बस ऐसे ही थोड़ी हवा खाने गई थी। अंजलि अपनी हंसी रोकते हुए बोली, हवा या चाउमीन? सौम्या, कितनी बार समझाया तुझे वो सस्ती चीजें मत खाया करो, बीमार पड़ जाओगी। जानती हो ना ठेले का खाना सेहत के लिए कितना बेकार होता है। फिर सौम्या अब समझ गई कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने मुंह बनाते हुए कहा, माँ जी कुछ नहीं होता, मैं रोज खाती हूँ। ऐसा कहकर सौम्या किचन में चली गई, लेकिन कमला देवी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। शाम को जैसे ही सौम्या का पति अविनाश ऑफिस से घर आया और उसने बैग रखा, कमला देवी शुरू हो गई, बेटा कुछ समझा अपनी बीवी को, ये रोज बाहर की गंदी चाउमीन खाती है। क्या सौम्या फिर से? अरे तो क्या हुआ, मुझे पसंद है और कौन सी ज्यादा महंगी है। 30 रुपए में फुल प्लेट दे देता है। अब वही चाउमीन रेस्टोरेंट में खाने जाओ तो 150 की फुल प्लेट है। तो फिर क्यों ना खाऊं उस ठेले वाले की चाउमीन? तुम्हें पता है ना कितनी बार पेट खराब हुआ है तुम्हारा वो सस्ती चाउमीन खाकर। अरे वो तो छोटी मोटी बात है। और एक बात बताओ, प्यार में ना सब चलता है। किससे प्यार, मुझसे या चाउमीन से? दोनों से, लेकिन चाउमीन से थोड़ा ज्यादा। ये बात सुनकर बाकी सब लोग हंसने लगे। सौम्या को सभी घर वाले खूब समझाते थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती थी। फिर एक दिन सौम्या फिर से उसी ठेले पर पहुंच गई, लेकिन इस बार चाउमीन खाते खाते अचानक उसका चेहरा उतर गया। भैया ये चाउमीन आज थोड़ी अजीब लग रही है। अरे भाभी, आज नया मसाला डाला है शायद इसीलिए। उस रोज सौम्या को उसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी सारी चाउमीन खा ली। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे पेट में दर्द, आह, ओह भगवान, आह। सौम्या जल्दी जल्दी घर की तरफ भागी। जैसे ही सौम्या घर पहुंची वो सीधे सोफे पर गिर गई। ओह गॉड, आह, आह। अरे क्या हो गया ड्रामा क्वीन, अब कौन से ड्रामा कंपनी में भर्ती होने वाली है? नहीं माँ जी, आह, पेट दर्द बहुत ज्यादा, आह, पेट में बहुत दर्द है, बर्दाश्त से बाहर है। आह। देखा, मैंने कहा था ना। अंजलि बहू जल्दी से पानी लाओ इसके लिए। अंजलि जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आई। उसकी आवाज सुनकर अविनाश भी भागते हुए आ गया। क्या हुआ सौम्या? वो चाउमीन। समझ गया, बस अब बहुत हो गया, तुम न सुधरने वाली नहीं हो। फिर उसने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने आकर चेक किया। देखिए फूड पॉइजनिंग है, बाहर का खाना बंद करो। डॉक्टर साहब हम तो कब से यही कह रहे हैं, लेकिन वो तो वही बात हो गई, भैंस के आगे बीन बजाना। जी आपने मुझे भैंस कहा? नहीं, खुद को बीन बजाने वाली। मैं कमला देवी इस घर की मुखिया आज से ये ऐलान करती हूँ कि आज से सौम्या बाहर का कुछ नहीं खाएगी। हाँ, और अगर खाया तो मैं बात नहीं करूंगा। उनका फरमान सुनते ही सौम्या ने उदास होकर सिर हिला दिया। ठीक है,
लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि घर वालों के इस फैसले से वो कितनी दुखी है। अब उसकी जेठानी उसका खूब ख्याल रखती। वो उसे खाने पीने को बस घर का साफ बना हुआ खाना ही देती। कभी उसके लिए दलिया बना देती तो कभी खिचड़ी, जिसे खाकर वो 4 दिन में ही बोर हो गई थी। यार, ये जरा सा पेट क्या खराब हुआ, घर वालों ने ऐसी सजा सुना दी जैसे मैं काला पानी जेल की कैदी हूँ। बताओ भला, अपनी फेवरेट चीज खाने से इनकार कर दिया। सौम्या बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, चौमिन। फिर वो धीरे से खुद से बोली, एक बार सोच ले सौम्या, तू रह पाएगी उसके बिना? क्या कहती है एक बार? नहीं सौम्या, अब नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, और घर वालों को पता चला तो इस बार तो इन्होंने मुझे घर से ही निकाल देना है। कंट्रोल सौम्या, कंट्रोल। लेकिन तभी उसे याद आया चटपटी तीखी तीखी चौमिन, वो भी सॉस डालकर। फिर सौम्या ने आंखें बंद की। वाह वाह वाह, चौमिन की प्लेट तो मेरी आंखों के आगे घूमने लगी। बस एक बार सौम्या, बस आखिरी बार। ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रही है। तभी उसकी जेठानी उसके लिए रोटी सब्जी लेकर आई। क्या सोच रही हो सौम्या? नहीं तो कुछ भी तो नहीं भाभी। देखो, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। भाभी, बस थोड़ा सा मन कर रहा है। सौम्या, सेहत पहले आती है, चौमिन बाद में। आप भी ना बिल्कुल माँ जी और अविनाश जी जैसी बातें करने लगी हैं। अच्छा लो, अब खाना खा लो। अंजलि टेबल पर खाना रखकर चली जाती है, लेकिन सौम्या का ध्यान तो चौमिन की तरफ ही था। फिर खाना खाकर सब लोग सो जाते हैं। तब सौम्या धीरे धीरे उठी। उसने चुपचाप दरवाजा खोला। बस 10 मिनट में आ जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो धीरे धीरे गली की तरफ बढ़ी, जहाँ वही ठेले वाला खड़ा था। वो रात के 11 बजे तक ठेला लगाता था। अपनी पुरानी ग्राहक को देखकर वो खुश हो गया। घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, जल्दी खिलाओ, और हाँ, एक्स्ट्रा सॉस रखना। ओ, समझ गया, आज सीक्रेट मिशन है। फिर जैसे उसने आधी प्लेट चौमिन खाई, तभी पीछे से आवाज आई, वाह, तो ये चल रहा है। सौम्या के हाथ से प्लेट गिर गई। वो धीरे धीरे पलटी, जहाँ उसके सामने खड़े थे अविनाश और कमला देवी। शर्म नहीं आती? डॉक्टर की बात भी नहीं मानी। अरे हमारी तो तू सुनती ही नहीं है, कम से कम डॉक्टर की बात तो सुन लेती। फिर अविनाश ने सिर हिलाते हुए कहा, सौम्या, तुम कभी नहीं सुधरोगी। जी वो बस आखिरी बार। तुम हर बार यही कहती हो, चलो अब यहाँ से। फिर ठेले वाला धीरे से बोला, भैया पैसे तो दे दो, एक मारूंगा ना चपेट, नीचे गिरी तेरी चौमिन खा ले से। वो सौम्या को लेकर घर आ गए। अंजलि भी उठ गई थी। क्या हुआ? आपकी प्यारी देवरानी चोरी छुपरी खा रही थी। सौम्या, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे बाजार की चौमिन बहुत पसंद है, तो मैं क्या करूं? अरे पसंद है तो घर में बनाओ। घर में? हाँ, साफ सुथरी हेल्दी चौमिन। अरे वाह, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? फिर अगली सुबह होते ही देवरानी और जेठानी दोनों ने मिलकर YouTube पर रेसिपी देखकर घर पर ही चौमिन बना डाली, जो कि सौम्या के साथ साथ सभी घर वालों को भी बड़ी पसंद आई। उस दिन के बाद उसने ठेले की चौमिन खाना छोड़ दिया। फिर एक शाम को सौम्या बालकनी में खड़ी थी, तभी गली से आवाज आई, आइए आइए, चटपटी चौमिन खाइए, आइए आइए। सौम्या ने ठेले की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। नहीं नहीं, घर की ठीक है। पीछे खड़ी उसकी सास और जेठानी ये बात सुन रही थी। वो धीरे से मुस्कुराए और सौम्या पर नाज करने लगे। दिल्ली शहर के पहाड़गंज इलाके में रमेश चाउमीन का ठेला लगाता था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी पिंकी थे। रमेश की एक सौतेली बहन वर्षा भी इसी शहर में रहती थी। वर्षा की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। इस वजह से वो घमंड में अपने सौतेले भाई रमेश से कोई रिश्ता नहीं रखती थी। पर रमेश अपनी सौतेली बहन को सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार करता था। वर्षा दीदी ने तुम्हें राखी तो भिजवाई नहीं है, तो फिर तुम उन्हें ये उपहार क्यों भेज रहे हो? मालती, वर्षा मुझे राखी नहीं भेजती तो क्या हुआ? मैं तो उसका भाई हूं, इसलिए अपना फर्ज तो मैं जरूर निभाऊंगा और मैं उसको राखी का उपहार जरूर भेजूंगा। मैंने वर्षा के लिए बहुत सुंदर साड़ी खरीदी है। हाँ, अच्छी तो बहुत है, पर वर्षा दीदी को पसंद आएगी या नहीं ये मुझे क्या पता। रमेश ने वर्षा के घर राखी के तोहफे भिजवाए, पर साड़ी देखकर वर्षा गुस्से में आ गई। उसने साड़ी को अपने नौकर के हाथ वापस रमेश के घर भिजवा दिया। साथ में एक चिट्ठी भी थी, जिसे पढ़कर रमेश बहुत दुखी हुआ। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और हाँ, मेरे भाई बनने की कोशिश भी मत करो। तुम मेरे सौतेले भाई हो, सगे नहीं, इसलिए मुझसे दूर रहो। मुझे तुम्हारे साथ कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं रखना। तुम ठहरे एक सस्ते से चौमिन ठेला लगाने वाले, और मैं हूं एक अमीर खानदान की बहू। आज के बाद मेरे से कोई कांटेक्ट मत रखना। ये तुम्हारी सस्ती सी साड़ी वापस भिजवा रही हूँ, अपनी पत्नी को दे देना।
उन बेचारी के पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते होंगे, कम से कम ये साड़ी ही उनके काम आ जाएगी। रमेश ने चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मना किया था ना कि वर्षा दीदी को कोई उपहार मत भेजो। देखा, बेइज्जती कर दी ना तुम्हारी। कितना गलत गलत चिट्ठी में लिखा है। अरे ऐसे भी भला कोई लिखता है? आज के बाद तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है उनसे मतलब रखने की। मालती, मैंने माँ को वादा किया था कि मैं वर्षा को अपनी सगी बहन की तरह प्यार दूंगा। मैं उनको दिया वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? माँ ने तो मुझे कभी सौतेला बेटा माना ही नहीं, फिर मैं वर्षा को अपनी सौतेली बहन कैसे मान सकता हूँ? कोई बात नहीं, उसने वापस भिजवा दिया, ये उसकी सोच है, पर मेरी सोच नहीं बदलेगी। वर्षा मेरी बहन हमेशा रहेगी। वर्षा दीदी को भाई का ये प्यार दिखाई कहाँ देता है? उन्हें तो अपनी अमीरी और पैसे का घमंड है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम दिल छोटा मत करो। रमेश काम पर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक शाम रमेश के चौमिन के ठेले के पास एक कार आकर रुकी। उसमें 4 लेडीज बैठी हुई थी, जिनमें से एक रमेश की बहन वर्षा भी थी। अरे यार, सुना है यहाँ एक चौमिन का ठेला लगाता है, बहुत टेस्टी चौमिन होती है। मेरे हस्बैंड बता रहे थे, उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर कल खाई थी, तभी तो मैं तुम लोगों को यहाँ लाई हूँ। तुम लोग भी पता नहीं क्या ठेले पर खाने आ जाते हो, किसी 5 स्टार होटल में चलते, वहाँ की चौमिन खाते। अरे आजकल ठेले वाले भी 5 स्टार होटल जैसी चौमिन बनाते हैं, बल्कि उससे भी बढ़िया। कुछ देर बाद वो लेडी ऑर्डर देकर आ जाती है। एक लड़का 2 प्लेट चौमिन उन्हें पकड़ा देता है। सब लोग चौमिन खाते हैं। वर्षा को अभी तक नहीं पता था कि चौमिन का ठेला रमेश का है। आज संडे था, इसलिए पिंकी के स्कूल की छुट्टी थी। आज वो रमेश के साथ आ गई थी। उसने कार में बैठी वर्षा को देखा तो दौड़कर उसके पास गई और उसे नमस्ते की। बुआ जी नमस्ते, आप यहाँ? आप पापा के ठेले पर चौमिन खाने आए हो? ये तुझे बुआ जी क्यों बोल रही है? अरे ये ऐसे ही होते हैं, जानबूझकर टिप लेने के लिए रिश्ते बना लेते हैं। जाओ बेटा, अपने पापा के पास जाओ। पिंकी उदास चेहरा लेकर वापस आ जाती है। ये बात रमेश को पता नहीं थी। जब वो घर गया तब पिंकी ने उसे ये बात बताई। देखा, तुम्हारी सौतेली बहन ने आज पिंकी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। और देखो तो इतनी छोटी बच्ची को टिप की बात कैसे कह सकती है वो? कोई बात नहीं पिंकी, हो सकता है तुम्हारी बुआ जी तुम्हें पहचान ना पाई हो। भीड़ भी बहुत थी ना। चलो अब तुम मन खराब मत करो। ये अच्छी बात है, बच्चे को ऐसे समझा बुझा दो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रमेश जानता था कि उसकी बहन ने सचमुच गलत किया, पर वो क्या बोलता? वर्षा का स्वभाव ही ऐसा था। एक दिन दोपहर के समय जब रमेश चौमिन का ठेला लेकर बाजार की ओर जा रहा था, अचानक उसने कुछ औरतों का शोर सुना। उसने देखा एक कार में वर्षा और उसकी सहेलियां बैठी हैं। कार के आसपास 3-4 गुंडे लाठी और चाकू लेकर खड़े हैं। कार का दरवाजा खोलो और जितना भी सोना जेवर पहना है और अपने मोबाइल फोन और महंगे कीमती सामान हमारे हवाले कर दो, समझे? रमेश ने अपने चौमिन के ठेले से लोहे का बड़ा चिमटा उठाया और बदमाशों की तरफ दौड़ा। उसने उस चिमटे से बदमाशों पर वार करना शुरू कर दिया। हटो हटो यहाँ से, मेरी बहन है वो, उसे हाथ भी लगाया तो हाथ काट दूंगा। रमेश भैया हमें बचा लो, इन गुंडों से हमें बचा लो। चिंता मत कर मेरी बहन, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। तभी पुलिस भी आ जाती है और बदमाशों को पकड़ लेती है। बहुत बढ़िया, अगर ऐसी हिम्मत सब में आ जाए तो इस देश तो क्या पूरे संसार की हर नारी सुरक्षित रहे। पुलिस बदमाशों को पकड़कर ले जाती है। अब तक वर्षा की सभी सहेलियां जान चुकी थी कि रमेश उसका भाई है। अगले दिन रमेश जब सोकर उठा तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रमेश की पत्नी ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वर्षा खड़ी थी। वर्षा दीदी आप? हाँ भाभी, मैं आज इतने समय बाद अपने मायके लौटी हूँ। अपनी ननद को अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ ना दीदी, ये आपका अपना ही घर है। वर्षा? बुआ जी, ये लो पिंकी बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने और सुंदर सुंदर कपड़े लाई हूँ। थैंक यू बुआ जी। रमेश भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आपके प्यार को कभी समझा ही नहीं। मैंने हमेशा आपको अपना सौतेला भाई माना, पर कल आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। मैं सचमुच कितनी गलत थी। माँ हमेशा मुझे कहती थी कि आप बहुत अच्छे हो, पर मैंने हमेशा आपसे नफरत की। मैंने आपके प्यार को कभी पहचाना ही नहीं। सॉरी भैया। वर्षा, तू मेरी छोटी बहन है, मुझसे माफी मत मांग। तू तो मेरी लाडली है और मुझे कभी भी तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा। और जब मेरी बहन संकट में हो तो उसकी जान बचाना तो मेरा फर्ज है ना। राखी का वचन तो निभाऊंगा ना। भैया, रमेश और मालती की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। रमेश बहुत खुश था क्योंकि आज सच में उसकी बहन वापस आई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती और ना ही रिश्ते खून से बनते हैं। रिश्ते तो दिलों से बनते हैं। यही उदाहरण रमेश और वर्षा की इस कहानी ने हमें दिया है।
Thanks for watching.